जी व्यूअर्स, तो दूसरी अमेंडमेंट की तरफ हम आते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन नंबर 7E के अंदर, डीम्ड इनकम। ये पूरा का पूरा सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है। डीम्ड इनकम का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो अगर आप रिटर्न में शो नहीं कर रहे, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये समझेगा कि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये भी इफेक्टिव है 2022 से। इसका मतलब ये है कि दो चीजें वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो इस साल 2022 टैक्स ईयर में सबमिट करेंगे, उनमें ये दोनों चीजें लाजमन आप उसमें ऐड करेंगे अगर एप्लीकेबल हैं तो। इन दोनों चीजों के अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो 2023 से लेकर एप्लीकेबल हैं या इफेक्टिव हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी will be considered to generate rental income equal to 5% of fair market value of immovable property if details regarding rental income not provided। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने immovable property की तरफ से रेंटल इनकम जो जनरेट हो रही है आपको, अगर वो रिटर्न में शो नहीं करेंगे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये समझेगा कि आप कम से कम इतनी इनकम उनमें से ड्राइव कर रहे हों। तो बिलाशक आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो भी उतनी ही ली जाएगी, अगर नहीं कर रहे तो भी उतनी ही ली जाएगी। ये डीम्ड इनकम इसको कहा जाएगा। डीम का मतलब है कि मतलब कंसीडर करना, समझना। तो कितना रेट है भाई? रेट है 1% ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अब उस जगह की जो फेयर मार्केट वैल्यू, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई जगह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू वो है 1 करोड़, ठीक है। अब उसका 5% निकाला जाएगा। 1 करोड़ का 5% जितना आएगा 5 लाख होगा। ये समझा जाएगा कि आप 5 लाख एक साल के अंदर इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब 5 लाख के ऊपर 1% लगेगा। 5 लाख का अगर हम 1% निकालेंगे तो 5,000 होगा। इट मीन्स दैट यू आर ड्राइविंग रेंटल इनकम इक्वल टू 5,000 रुपीज फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट देयर आर सम कंडीशंस। This section will be applicable to only resident persons and also is applicable on the assets which are situated in Pakistan, and this is not on residential units in which you live। अगर आपने कोई घर अपने लिए रखा है कि आप उसमें रहेंगे या रह रहे हैं तो वो इसमें कंसीडर इंक्लूड नहीं होगा। If you have business premises, immovable property for business purpose and you are doing business in that immovable property, then it will not be considered। Then agri land, any plot allotted to heirs of shaheed or any person died during service in Air Force or federal government or government of any province, and it is compulsory that the total value of all your immovable properties must exceed 25 million। आपके पास जितनी भी जायदादें हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उनका वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा है तो ही ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ से कम उनकी वैल्यू है तो आपके ऊपर किसी किस्म की डीम्ड इनकम नहीं लगेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 जो कि रिलेट करता है डिडक्शन अलाउड। उसमें पहले ये था कि अगर कोई भी कंपनी अप्रूव्ड पेंशन फंड या अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड इसमें कंट्रीब्यूट करती थी तो उनको 100% रिडक्शन अलाउड थी, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 50% उस डिडक्शन को कर दिया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 विच इज रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। इसमें यह है कि एक पहले प्रोविजो था उसको रिमूव कर दिया गया है। वो ये था, पहले ये प्रोविजन था कि अगर कोई भी बिजनेस है वो एक साल 2022 के बाद अगर कोई एसेट अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि वो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन थी वो 50% जो है ना वो उस पर कम दी जा रही थी पहले, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको 100% कर दिया है।
उसके बाद आते हैं इनिशियल अलाउंस की तरफ, सेक्शन नंबर 23। अब इनिशियल अलाउंस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट पे भी दिया जाएगा। कैपिटल गेन से रिलेटेड जो रेट्स हैं, टैक्स रेट्स हैं, उनको चेंज कर दिया गया है। और जो मेजर जो चेंज उन्होंने की है वो ये की है कि जिस तरह पहले विद होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स में रिडक्शन आ रही थी, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो आप 1 साल से कम आपने होल्ड की है और वो अगर आप सेल कर रहे हैं, उस पर आपको गेन हो रहा है, तो आपको 100% गेन का जो है ना वो टैक्स में शामिल करना था। अगर 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम विद होल्डिंग पीरियड है तो 75%, और इसी तरीके से अगर 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम है तो 50%, और 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम है तो 25%। अगर 4 साल से ज्यादा है तो किसी भी किस्म का टैक्स आपको नहीं देना होता था। लेकिन ये जो कंडीशन है अब एफबीआर ने खत्म कर दी है कि जो विद होल्डिंग पीरियड के बढ़ने से जो टैक्स के अंदर रिडक्शन आ रही थी उसको खत्म कर दिया गया है। इसके बाद एक सबसे बड़ी जो हार्डशिप है उन बंदों के लिए जिनको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उनकी जो है वो उनसे रिलेटेड एक प्रोविजन है कि गिफ्ट्स और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। पहले ये होता था कि अगर किसी बंदे को गिफ्ट मिलता था या कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती थी, अगर वो प्रॉपर्टी सेल करता था और उसको अगर कुछ गेन मिलता था, ठीक है, तो उस पर ऊपर टैक्स था। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई गिफ्ट मिलता था, मिला है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए, अगर वो मैं सेल करता हूं तो 1.5 लाख में मैं वो सेल करता हूं, तो मुझे जो गेन मिला वो मिला 50,000 रुपए। ठीक है, क्यों ये मतलब गेन कैसे आया? क्योंकि मुझे सेल प्रोसीड मिली 1.5 लाख रुपए, उसमें से मैंने 1 लाख जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी जब मुझे गिफ्ट मिला था, तो वो मैंने माइनस कर दी तो बता 50,000 रुपए। लेकिन अब ये जो कॉस्ट है ना फेयर मार्केट वैल्यू, अब इन्होंने गेन कैलकुलेशन के अंदर खत्म कर दी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली थी गिफ्ट के तहत या इनहेरिटेंस के तहत, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो जितनी भी सेल प्रोसीड आपको मिलेंगी वो जो है ना टैक्सेबल होगी। ठीक है, मतलब आप उसमें से किसी किस्म की रिडक्शन नहीं करेंगे कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी और कितनी उसकी कॉस्ट थी, वो आप उसमें से माइनस नहीं करेंगे। जितनी की जितनी सेल प्रोसीड आपको मिलती हैं वही गेन कंसीडर किया जाएगा और 100% गेन जो है ना वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 59C जो कि ओमिटेड कर दिया गया है, और सेक्शन नंबर 60C प्रॉफिट ऑन डेट एज डिडक्टेबल अलाउंस। पहले ये होता था कि आपकी जितनी टैक्सेबल इनकम बनती थी उस पर आपको डिडक्टेबल अलाउंस कुछ दिए जाते थे। मिसाल के तौर पर ज़कात है या वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वर्कर्स पार्टिसिपेटरी फंड है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऑन डेट, ये 5 अलाउंसेस डिडक्टेबल अलाउंसेस आपको अलाउड थे। इनमें से एक जो है वो ओमिट कर दिया गया है जो कि है प्रॉफिट ऑन डेट। इसमें यह है कि अगर आप पहले किसी से आपने लोन लिया था किसी बैंक से घर एक्वायर करने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, और फिर अगर आप उस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट देते थे तो उस इंटरेस्ट की बेसिस पे आपको एक डिडक्शन जो है ना डिडक्टेबल अलाउंस वो आपको हासिल था, लेकिन अब जो है वो आपको हासिल नहीं होगा। उसके अलावा जो टैक्स क्रेडिट थी कुछ 62 टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट पहले करते थे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता था। व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि आपने जो टैक्स लायबिलिटी निकाली है उस टैक्स लायबिलिटी में से जितनी अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के तहत टैक्स क्रेडिट की बनेगी आप उस टैक्स लायबिलिटी से माइनस करेंगे। तो टैक्स क्रेडिट जो होती है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो ये अब आपको पहले मिली थी, अब इसको खत्म कर दिया गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जो टैक्स क्रेडिट पहले मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 82 व्हिच इज रिलेटेड टू दी रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट उसको कहते हैं कि वो बंदा जो कि पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो, उससे कहते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल। लेकिन अब
एक दूसरी कंडीशन भी रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी गई है कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर नॉन रेजिडेंट हो या 182 दिन से ज्यादा अगर वो प्रेजेंट नहीं है किसी दूसरे मुल्क में, तो पाकिस्तान में उसको रेजिडेंट माना जाएगा। उसके अलावा सेक्शन नंबर 111 111 में ये तरमीम की गई है कि भाई जो रेमिटेंस या मनी एक्सचेंज कंपनी के थ्रू आ रही हो उसको भी कहा जाएगा कि वो फॉरेन एक्सचेंज ही हैं। उसके बाद पावर्स ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको इंक्रीज कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 140B 114B के तहत पावर्स टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, अगर उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो रिटर्न फाइल करे, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये इख्तियार हासिल है कि उसकी सिम बंद करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को बंद करवा सकता है, गैस कनेक्शन भी रिमूव करवा सकता है। ये अब एक नई चीज है जो कि इनकम टैक्स स्टैट्यूट के तहत की जाएगी, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। ये सेल्स टैक्स में तो पहले थी, लेकिन अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये एक न्यू चेंज है। उसके बाद पीरियड ऑफ जजमेंट है एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि पहले 5 साल था, अब उसको 6 साल कर दिया गया है। 175B सेक्शन नादरा से रिलेटेड है। अब नादरा क्या करेगा, ये एक दिलचस्प बात है कि नादरा जो है उसके पास हमारा जो डेटा है, अब उस डेटा के बेसिस पे बंदों के जो रिटर्न हैं वो बना के एफबीआर को देगा। वो बंदे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि फाइलर नहीं है, जो टैक्स नहीं पे कर रहे, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, जिनका रिकॉर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे नादरा वाले, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन बंदों की एक एस्टिमेटेड इनकम बनाएंगे और उस पर जो टैक्स बनता होगा वो बनाकर रिटर्न सबमिट करवाएंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके तहत जो है वो आगे काम करेगा। उस बंदे से बात करेंगे, उस बंदे को अप्रोच करेंगे कि भाई आपका नादरा के हिसाब से इतना टैक्स बनता है, अब आप हमसे राब्ता करें, मतलब क्या आपकी नजर में भी इतना टैक्स है, कम है, ऊपर है, बहरहाल जितना भी टैक्स बनता है आप उसको पे करें। 181E रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर, पहले रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर नहीं दिया जाता था, अब जो है हर एक कंपनी को और एओपी को ये लाजमी है कि वो अपना रिकॉर्ड जो है वो बेनिफिशियल ओनर का वो प्रोवाइड करे। अगर वो प्रोवाइड नहीं करती तो उसके ऊपर पेनल्टी है 10 लाख की। 182 सेक्शन में पेनल्टी से रिलेटेड इसमें कुछ तरमीम की गई हैं, और 209A सेक्शन यूनिफॉर्म से रिलेटेड है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर वियरिंग यूनिफॉर्म बाय स्टाफ और ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस पाकिस्तान। उसके अलावा सेक्शन नंबर 216 के अंदर ये चेंज की गई है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, चाहे वो नेब है, FIA है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉर्ड नहीं मांग सकता, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड मांग सकती है। पहले ये क्लॉज थी कि अगर कोई भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ऑफिसर अगर अपने किसी डिसीजन की वजह से या किसी काम की वजह से विलफुल अगर कोई ऐसा काम करता है, कदम उठाता है जिसके नतीजे में टैक्स लॉस होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उसके खिलाफ लीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती थी, लेकिन अब इसको भी खत्म कर दिया गया है। एडवांस टैक्स विल बी कलेक्टेड 236Y सेक्शन। Advance tax will be collected from person remitting money abroad after completing transactions through debit, credit or prepaid card। कि जो बंदा एडवांस टैक्स उससे लिया जाएगा अगर वो पैसे भेज रहा है बैरून मुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के जरिए से, तो जब ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो उससे एडवांस टैक्स लिया जाएगा। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर तरमीम की गई है बिजनेस इनकम। पहले जो है वो 4 लाख थी, अगर 4 लाख से कम जो है किसी की इनकम होती थी बिजनेस इनकम, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। अब 4 लाख लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है कि अब वही बंदे बिजनेस के ऊपर जो है टैक्स देंगे जिनकी इनकम 6 लाख या उससे ऊपर होंगी। इसी हवाले से
जो सैलरी से रिलेटेड टैक्स रेट्स हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया है। स्मॉल कंपनी की जो टैक्स है, इनकम टैक्स रेट, वो है 20%, बैंक्स की 39%, अदर कंपनीज की 29%, और इसके अलावा भी अदर जो है रेट्स हैं जिनके अदर चेंजेस की गई हैं। एक दूसरी चेंज ये भी कर दी गई है, पहले ये था कि इनकम टैक्स की जो ऑडिट है वो साल में एक मरतबा होती थी, लेकिन अब ये चेंज कर दी गई है कि किसी भी बंदे की अगर एक दफा ऑडिट हो जाए तो आने वाले 4 सालों में उनकी ऑडिट नहीं की जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इंशाअल्लाह वी विल come to you with a new topic in the next session. Thank you so much.